हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1 क्लियर करने की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। कंप्लीट स्ट्रैटेजी से क्या मतलब है? बिल्कुल स्क्रैच से, शुरुआत से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक हम एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक सीक्वेंस में इसको देखेंगे, ताकि बीच में कहीं भी आप डेविएट ना हो, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। सो एक सीक्वेंस जब फॉलो करते हैं आप किसी भी चीज के लिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं या कोई भी काम उठाते हैं, अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो उसमें सफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। सो सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सो नोटिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपका डिसीजन क्या है, आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं। सो यहाँ पे दो बातें होती है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर और आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, सो डिसीजन क्या लेना है कि करना है कि नहीं करना है। तो ये डिसीजन नहीं लेना है आपको कि आई वांट टू प्रिपेयर और नॉट। आपको ये डिसीजन लेना है कि आई वांट टू क्लियर और नॉट। सो डे वन से आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, ना कि सिर्फ प्रिपेयर करना है। अल्टीमेट एम हमारा प्रिपरेशन नहीं है, अल्टीमेट एम हमारा सिलेक्शन है। सो उसी को माइंड में लेकर चलें, नहीं तो कहीं ना कहीं हम प्रिपरेशन में अटक के रह जाते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो फर्स्ट डे से आपके माइंड में पक्का ठोस ये डिसीजन होना चाहिए कि आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। और ये डिसीजन आपका है, बहुत सोच समझ के लें। और ये डिसीजन आपका है, ये पूरी जर्नी में याद रखना पड़ेगा आपको कि ये डिसीजन एक दिन आपने लिया था। ओके, सो दिस इज योर डिसीजन। इफ योर डिसीजन इज नो, सो आप यहीं पर रुक जाएं, आगे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इफ योर डिसीजन इज यस, आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, तब हम देखते हैं एक एक करके हमें क्या करना पड़ेगा। सो क्विकली देख लेते हैं हम सारी क्या चीजें देखेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम का स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, क्या पैटर्न है, कितने फेजेस में एग्जाम होते हैं, किस तरह से कितने सवाल आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, सो दैट कि हमें ये पता चल सके कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। ये बहुत जरूरी है। सो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देखेंगे, सिर्फ स्कीम नहीं देखेंगे, उससे हमने क्या सीखा वो भी देखेंगे। कट ऑफ एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद प्री की, मेन की, और फिर मेंस प्लस इंटरव्यू की। ये थर्ड वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख करके हम अपना टारगेट स्कोर तय करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे इतने स्टेप्स में। फिर हम देखेंगे पिछले साल का एग्जाम एनालिसिस, प्री का और मेन का। सो स्कीम देख करके, जो पैटर्न देख के हमें सब्जेक्ट पता चले थे किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, एग्जाम एनालिसिस से हमें ये पता चलेगा कि उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कहाँ, किस सेक्शन पे, किस टॉपिक पे मुझे कितना फोकस करना है। सो यहाँ से हमें ये मिलेगा। नाउ यू नीड टू रिमेम्बर कि ये जो तीन चीजें हमने देखी, एग्जामिनेशन स्कीम, कट ऑफ एनालिसिस और एग्जाम एनालिसिस, ये सिर्फ हमें देखनी भर नहीं है, इसका निचोड़ क्या है, उससे हमें लर्निंग क्या मिली। सो इन सब का निचोड़ आ गया ये लर्निंग। और उस बेसिस पे, उस लर्निंग को हम अप्लाई करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, तब हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकेंगे। अब एक बार और अपने आप को टटोलें कि क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे भी अगर नो होता है, वापस रुक जाएं और आप अपने लाइफ में जो दूसरी चीज कर रहे हैं उस पर फोकस करें। लेकिन यहाँ पे यस होता है तो अब ये जरूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड मैनर में, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे सवाल आपको कितने भी आसान लगे हों, ये एग्जाम इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा नहीं है। सो डिसिप्लिन्ड वे में आप कितनी तैयारी सिंसियरली करते हैं, इसका एग्जाम है। सो ये जरूरी है। अगर ये सारे स्टेप्स आप सिंसियरली फॉलो कर ले जाएंगे, सवाल उत्पन्न नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो लेट अस सी वन बाय वन। प्री में आप देख सकते हैं दो ही पेपर है यहाँ पे, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। 40-40 क्वेश्चंस दोनों में होंगे, बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। 40-40 मार्क्स हैं। सो 80 मार्क्स टोटल और 45 मिनट्स का टाइम है। तो आप देख लें, लगभग एक में 22 मिनट और एक में 23 मिनट आप लगा करके
इसको सॉल्व करें। ध्यान रखें कि जब अगर आप पहले रीजनिंग शुरू करें तो ऐसा ना हो कि ऐसी गलती ना होने पाए कि आप एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर दें और दूसरे सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चंस आपके छूट जाएं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, रीजनिंग आपने शुरू किया और कोई एक पजल ऐसा था जिसमें आपने 6 मिनट्स लगा दिए, लेकिन अगर आप इस पजल को छोड़ देते तो इस 6 मिनट में हो सकता है आप क्वांट के 12 क्वेश्चंस कर लेते, है ना। दूसरी बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, किस चीज का आपको ख्याल रखना है, प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसका कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो 80 मार्क्स में स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम आप करने की कोशिश करें। और आप जल्दी करने के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कैलकुलेशन ट्रिक्स पे फोकस करें। सी क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे वो रियली इजी होंगे, लेकिन जो ये इजी क्वेश्चंस है ना, यही कई बार आपको धोखा दे देते हैं। आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आप सोचते हो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, और आप उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हो। जबकि यहाँ पे ये है कि आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। सो क्वेश्चन कितना भी इजी है, अगर आप कहते हो कि क्वेश्चन बहुत इजी है तो 80 में 80 आने चाहिए आपके। अगर 80 में आपके 50 स्कोर हो रहा है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि क्वेश्चन इजी है? 30 क्वेश्चंस तो आपके आंसर गलत हुए ना। सो इसीलिए कितना भी इजी हो, आप उसको इजी ना समझें जब तक कि आपकी गलतियां हो रही हैं, और आप कांस्टेंट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। दूसरी चीज, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। मैं कहूंगी 1 से 30 तक के टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। एक इसको चैलेंज के रूप में लीजिए, ये 10 दिन का टाइम अपने आप को दीजिए और ये आराम से हो सकता है। सो 30 तक का टेबल, ऐसे नहीं कि अगर आपको किसी ने पूछा तो 23 एट्जा के लिए आपको 23 वनजा से पढ़ना पड़े, नहीं। 23 एट्जा एकदम से आपके सामने आए, या फिर इसकी जो ट्रिक है, वीडियोस हैं टेबल के 99 तक के टेबल के जो ट्रिक्स हैं, उसमें आप इतने फास्ट कैलकुलेट कर पाए कि विद इन सेकेंड्स आप उसका आंसर दे सके। कुछ ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है, लाइक 11 से मल्टीप्लिकेशन, 12 से मल्टीप्लिकेशन, 13 से मल्टीप्लिकेशन, ये 19 तक के जो मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिक्स हैं, बहुत सारा टाइम बचाते हैं और आप बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होंगे। सो ट्रिक्स के बारे में मैं ये कहूंगी, कुछ चीजों की आप सावधानी बरतें। पहला, हजारों ट्रिक्स हैं, सारे को आप ना पीछे पड़े। कुछ ही ट्रिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप जो भी ट्रिक पकड़ें उसको अंत तक लेके जाएं। मान लो आपने 30 तरह के ट्रिक सीख लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, या मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व कर रहे हो, आप ट्रिक यूज ही नहीं कर पा रहे हो। सो वो दोनों को आपने सेपरेट रखा हुआ है, फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। सो उन्हीं ट्रिक को आपका बोझ अपने ऊपर लें जिसको कि आप एक्चुअली अप्लाई कर पा रहे हैं, और वो बहुत सेलेक्टिव होने चाहिए, नहीं तो फिर आप ट्रिक्स के बोझ तले दब जाएंगे। यहाँ पे ये एग्जाम नहीं है कि आपको कितनी ट्रिक पता है। सो ट्रिक पे मत फोकस करें, वो तो एक रास्ता है आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उन ट्रिक्स में फंस के रह जाते हैं। सो ये गलती ना करें। दूसरा, क्वेश्चंस को इजी समझने की गलती ना करें। अभी जब हम एग्जाम ये प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, तब हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप कितनी इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बट स्टिल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए। हमारा कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, सो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि प्री में अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम मेन एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहला तो हमारा फोकस है कि हमारा प्री क्लियर हो जाए। दूसरा, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि प्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कितना भी समझाओ, उनका वही कहना है कि प्री क्लियर होगा तब ना होगा मेन मेन की बारी आएगी, तो हम अभी से मेंस के लिए क्यों पढ़ें? मतलब जैसे कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये 3 जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज है, ये मेन एग्जाम का आपका पैटर्न है। सो ऐसी गलती भूल के भी ना करें कि आप अभी सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दें और बाकी सब्जेक्ट्स आप सोचें कि प्री के एग्जाम के बाद करेंगे। बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। आप ये गलती बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स तो और भी महान होते हैं, वो कहते हैं जब प्री का रिजल्ट आएगा तब तो देखेंगे, ऐसे क्यों तैयारी कर लूं, बेकार वेस्ट हो जाएगा। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। और सोचो ना, आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, तो वो तो सबसे ज्यादा वेस्ट है। वो तो, उसका तो कुछ भी सिला नहीं मिलने वाला। सो आप ये गलती ना करें।
अभी से आप ये सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करें। लेकिन यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का, सो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मेंस में भी ऐसा ना हो कि हम कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रह गया जिसपे हमने बिल्कुल कर ही नहीं पाए, क्वांट पूरा का पूरा छूट गया, तो फिर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्री में भी आपको दोनों सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है और एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना है। और ठीक इसी तरह मेंस में रीजनिंग में भी सेक्शनल, सबका अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ और फिर एग्रीगेट कट ऑफ। ये जब हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे इसके बाद, तब देखेंगे कि हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। ओके, तो रीजनिंग में मैं कहूंगी कि जब आप ये मेन एग्जाम का पेपर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कर लेना चाहिए। सो आपको सीक्वेंस क्या रखना चाहिए, 1 2 3। 1 2 3 में आप चाहें तो शफल कर सकते हैं, बट पहले इन तीनों को कर लें, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है। लेकिन इन तीनों को करते हुए भी आप ध्यान रखें कि आपको कितना कितना टाइम यहाँ लगाना है। और यही चीज आप शुरू से, जब से मॉक टेस्ट लिख रहे हैं तब से ही करें। आज से ही ये डिसीजन ले लें। आज आप एक मॉक टेस्ट लिखें सोच करके, आपको कुछ गड़बड़ी लगती है, दूसरा मॉक टेस्ट लिखें। सो 2 3 मॉक टेस्ट लिख के आप एक डिसीजन ले लें कि आपको क्या सीक्वेंस रखना है, कितना कितना मिनट किसमें देना है, और यही आप फाइनल एग्जाम तक फॉलो करें। ऐसा ना हो कि शुरू से आप मॉक टेस्ट अलग तरह से देते आए और लास्ट कल एग्जाम होने वाला है तो आज किसी दोस्त ने बोल दिया कि अरे तुम ऐसा करते हो, मैं तो सबसे पहले मैथ्स लिखता हूँ। तो अब आपने सोचा नहीं नहीं, फिर मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, आप ऐसा रखें। दूसरी बात, यहाँ पे मैं जो सीक्वेंस बता रही हूँ, अगर वो आपके पर्सनैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं तो आप जबरदस्ती नहीं करें, जो आपको सूट करता है वही करें। लेकिन किसी को अगर ऐसा कुछ नहीं है या नहीं सोचा है, तो जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप ऐसा रख सकते हैं। क्यों मैं रीजनिंग और क्वांट को बाद में रखने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप रीजनिंग और इंग्लिश करते रह जाते हो और बाकी जनरल नॉलेज जो कि बहुत कम टाइम में हो जाता, वो क्वेश्चंस आप देख नहीं पाते हो। सो सबसे ज्यादा तो जरूरी है, सीक्वेंस आप कोई भी रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टाइम पहले डिसाइड कर लें कि आपको कितना कितना टाइम देना है। 12 मिनट आपको रखना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज 13 मिनट्स, और 25 मिनट्स आप रखें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब आपका ये हो गया 50 मिनट, 120 मिनट्स है टोटल, दैट मीन्स 70 मिनट्स आपके पास है। तो इसमें आप 35 मिनट्स इन दोनों के लिए रख सकते हैं। मतलब कि जब आप पहला मॉक टेस्ट लिखें, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आप चाहें तो अपनी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करें, पहले से सोच लें कि कंप्यूटर नॉलेज में आपको 12 मिनट ही लगाना है। 12 मिनट में मान लो 40 में आपके 30 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, बाकी 10 क्वेश्चन को आप वहीं छोड़ दें। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो आपका वो बढ़ता जाएगा। फिर 13 मिनट्स में आप जनरल अवेयरनेस छोड़ दें, इवन इफ कि आपका पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया है। इस तरह से आप इसको फॉलो करें। कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं सबसे पहले क्वांट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप कैसा करोगे, क्या सीक्वेंस रखोगे, आप अभी से डिसाइड कर लो, और वही आपका फाइनल होना चाहिए। लास्ट मोमेंट में आप अपनी स्ट्रैटेजी में ज्यादा चेंजेस ना लाएं तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम देखते हैं प्री का कट ऑफ। सो प्री का कट ऑफ आप देख सकते हो पिछले 3 साल का यहाँ पे है। 2017 में हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उस स्टेट की वैकेंसी पे। सो आप देख रहे हो उत्तराखंड के लिए 56 था और कर्नाटका के लिए 41.75। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब और सारे स्टेट जो बीच में आए, उनका जो कट ऑफ कहीं ना कहीं 56 और 41 के बीच में था। ठीक है, सो हम हाई अपना टारगेट स्कोर जब बनाएंगे ना, तो जो हाईएस्ट है उसी को लेकर के चलेंगे। टारगेट ज्यादा रखने का मतलब ये है कि हम अगर कमोबेश थोड़ी बहुत कुछ गलती भी हो गई, तो हमारा सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हम ज्यादा रखेंगे। उसके बाद 2018 में 57.95 था हाईएस्ट, 29.25 था आसाम में। सो आप देख रहे हो कि जो हाईएस्ट है 56 था, 57.95 था, और इस बार 2019 में मतलब पिछले साल उत्तराखंड का 65 था और आसाम का 41.50। सो धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। तो इस साल का जब हम टारगेट स्कोर अपना बनाएंगे, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, और वो भी आउट ऑफ 80। ये 100 मार्क्स का एग्जाम नहीं है, आउट ऑफ 80 है। तो अब आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, 70 से कम तो आप बिल्कुल ना रखें।
70 आपका टारगेट अटेम्प्ट कम से कम जरूर होना चाहिए। आप आज एक मॉक टेस्ट लिखें प्री का, ये जरूरी है, और अपने आप को देखें। सपोज आज आप एक मॉक टेस्ट लिखते हो और आपको 20 आता है आउट ऑफ 80, फिर भी मैं कहूंगी मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे, इस 20 को भी 70 तक ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से कर सकते हो। 3 महीने का टाइम है, प्लस इतने दिनों से लॉकडाउन था, काफी सारा वक्त मिला है आप लोगों को। अभी आप इस साल अगर आप नहीं कर पाए तो फिर अगले साल और मुश्किल होने वाला है। सो आपको ये समझना है कि इस साल ही मुझे ये एग्जाम निकालना है किसी भी हाल में। सो आज आप एक मॉक टेस्ट लिखें प्री का। आप कहीं भी हैं, अगर 20 मार्क्स लेके आते हैं, 10 मार्क्स लेके आते हैं, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है कि इस 10 को भी आप इस 70 तक ले जा सकते हैं। जरूरत बस इतनी है कि आप रेगुलरली मोटिवेट होकर डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करें। आराम से हो सकता है, सही तरीके से तैयारी करें, है ना। ठीक है, तो आप ये रखेंगे। और प्री क्लियर हो गया, इसके बाद प्री का रोल खत्म। अब प्री के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। अब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, सो प्री का रोल ओवर हो गया। सो इससे हमने क्या सीखा, लर्निंग हमारी क्या हुई, कि हम कम से कम 70 का हम अपना टारगेट रखें प्री के लिए, जब भी हम मॉक टेस्ट लिखें तो। ओके, अब आते हैं हम मेंस पे। मेंस में एग्जाम कितने का है, 200 मार्क्स का टोटल। 200 में अगर हम लास्ट ईयर को देखें, उत्तराखंड का ही 102.81 हाईएस्ट था और मेघालय का 63.94 था। तो अब हमने देखा था कि प्री में उत्तराखंड में 65 था कट ऑफ, मतलब किसी का 66 आया होगा तो वो प्री क्लियर करके मेंस के लिए पहुंच गया। ओके, जो कि हम यहाँ पे टारगेट स्कोर रखने बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात समझनी जरूरी है कि जो मेंस का कट ऑफ है 102.81 अगर उत्तराखंड का, तो 103 भी किसी का आया है या किसी का 105 भी मार्क्स आया है, तो वो काफी नहीं है। एक्चुअली 105 आया है तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ 102.81 था, लेकिन उसका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाएगा इंटरव्यू के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ये 200 मेंस के और प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, और जो वेटेज दिया जाता है वो 80:20 को दिया जाता है। मतलब इस 200 मार्क्स को 80 के स्केल पे लेके आ जाया जाता है, इस 100 को 20 के स्केल पे लेके आ जाया जाता है, और फिर ये 80 + 20 जो 100 हुए, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है और सिलेक्शन होता है। अभी हम देखेंगे कि क्यों ये 105 भी आने से आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका निचोड़ क्या हुआ, इस बात से हमने क्या समझा कि प्री का जो कट ऑफ है उससे मुझे 1 नंबर भी ज्यादा आ गया, मेरा काम बन गया। ठीक है, लेकिन मेंस का जो कट ऑफ है उससे मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आना है। मतलब मेंस में हमें ऐसे रखना है कि आउट ऑफ 200 ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मुझे आ सके। ओके, अब देखते हैं कि मेंस और इंटरव्यू का ये कैलकुलेशन भी फटाफट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में सारी जानकारी अगर एक साथ आपको मिल जाती है तो आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में चीजों को समझने में और एक डिसीजन लेने में अच्छा रहता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वहां पे मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, तभी आप उस हिसाब से अपना टारगेट स्कोर रख पाएंगे। नहीं तो आप गलतफहमी में रह जाएंगे और शायद इस वजह से आपका सिलेक्शन में गड़बड़ी हो सकती है। सो मेन एग्जामिनेशन होता है आपका 200 मार्क्स का, इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, लेकिन जो वेटेज होता है फाइनली वो 80:20 का होता है। मतलब मेन एग्जामिनेशन का वेटेज ज्यादा है। तो जैसे कि मान लो ये कट ऑफ था 102.81 था कट ऑफ उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के एक कैंडिडेट की मान लो हम बात करें तो उसको आया 103 मार्क्स। सो ये 103 मार्क्स कितने पे आया, 200 में, और वेटेज कितना है, 80 है। सो ये हो गया उसका मेन। 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा अराउंड 41 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और इधर मान लो हम अज्यूम करते हैं कि 70 मार्क्स आया, ये 20 वेटेज है और मार्क्स कितना आया, 70 आया, कितने में, 100 पे। सो ये 00 दोनों बार कैंसिल हो गया, ये हो गया 14। तो टोटल आउट ऑफ 100 जो 100 के स्केल पे मेन और इंटरव्यू का लिया जा रहा है, उसमें कितने मार्क्स आ गए, 55।
जबकि जो फाइनल कट ऑफ है मेन और इंटरव्यू का आउट ऑफ 100 वो है 66। मतलब कि अगर उत्तराखंड के किसी स्टूडेंट को मेन एग्जामिनेशन में 103 मार्क्स आ गया तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाएगी, वो इंटरव्यू जाके दे के भी आएगा, लेकिन इंटरव्यू में उसको 70 मार्क्स भी आ जाएंगे तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मेन एग्जाम आपका बार बार क्लियर होता है लेकिन फाइनली इंटरव्यू में नहीं हो पाता है, तो आपको लगता है कि इंटरव्यू में कहीं प्रॉब्लम हो रही, प्रॉब्लम एक्चुअली मेन में हो रही। मेन में आपको और ज्यादा स्कोर करना है, इतना स्कोर करना है कि इंटरव्यू में 70 क्या, इंटरव्यू में अगर 40 भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, फिर भी मेरा सिलेक्शन रुकने नहीं वाला। क्योंकि जो मेन एग्जामिनेशन है ना वो बहुत हद तक आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमें अपना टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए। 102 नहीं रख के कितना रखना चाहिए, हालांकि कट ऑफ 102 था हाईएस्ट। अब मान लो उत्तराखंड का कोई स्टूडेंट है, उसको 130 मार्क्स आए, तो 130 आए कितने में, 200 में, और 80:20 का रेशियो है। 20 फोर जा और 20 टेन जा 00, ये हो गया 13 फोर जा 52। ओके, और इंटरव्यू में फिर हम अज्यूम करते हैं कि 70 मार्क्स आया, 70 इंटू 120, फिर ये 14 होगा। ये दोनों का टोटल हमारा 66 आ जाएगा। तब आप देख रहे हो कि ये फुलफिल हो रहा है। मतलब 130 अगर रिटर्न में आता और इंटरव्यू में 70 आएगा तो हम जस्ट पहुंचेंगे फाइनल कट ऑफ पे। मतलब किसी तरह से हम हमारा सिलेक्शन होगा, और जरा भी चूक हुई तो हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन ना भी हो। मतलब हम बॉर्डर लाइन केस बन जाएंगे। मैं हाईएस्ट वाले स्टेट को लेके चल रही हूँ क्योंकि हम वो मार्जिन रखना चाहते हैं कि अगर कुछ गफलत भी हुई, कुछ ऊपर नीचे भी हुआ, तो भी हमारा सिलेक्शन रुके नहीं, इस हिसाब से हम टारगेट लें। 130 है तो मैं ये कहूंगी कि आप आउट ऑफ 200 कहीं ना कहीं 140 टू 150 का टारगेट लेके चले। ये बहुत जरूरी है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। अगर इससे ज्यादा हो जाता है हो जाए, इससे कम बिल्कुल नहीं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये हमारे टारगेट स्कोर्स हैं। क्विकली यहाँ पे हम सेक्शनल कट ऑफ देख लेते हैं। रीजनिंग का लगभग 15 था, कंप्यूटर नॉलेज 9। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स का, हाफ मार्क ईच क्वेश्चन। इसी तरह से रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, और क्वांट के, मतलब रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस को ज्यादा वेटेज दिया गया है, कंप्यूटर को कम। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि आपको चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर चूज करना है या हिंदी लैंग्वेज का। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश की अगर ABCD भी आपको नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये वक्त है अपने आप को पूरी तरह झोंक देने का, अपने आप को साबित करने का, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं इंग्लिश ऑप्ट करना, आप यहाँ पे हिंदी ऑप्ट करें। रीजनिंग बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और हिंदी लैंग्वेज में पेपर हिंदी में रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों में से आप एक चुने, और क्वांट का पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। तो इंग्लिश से आपका कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी 1 मार्क ईच है। रीजनिंग और क्वांट में ज्यादा वेटेज है। अब आप देखो, जनरल अवेयरनेस का 11 था सेक्शनल कट ऑफ, लैंग्वेज का 10 एंड क्वांट का 5। मतलब कि ये सेक्शनल कट ऑफ हर सब्जेक्ट का क्लियर करना जरूरी है। मान लेते हैं कि आपका टोटल 150 मार्क्स आ जाता है और रीजनिंग का कट ऑफ 15 है, लेकिन रीजनिंग में आपको 14 आता है, ठीक है। टोटल तो 150 आ गया, लेकिन रीजनिंग में 14 आया, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। मतलब आपको हर सब्जेक्ट में भी पास होना है, और फिर टोटल भी हमें 140 से 150 तक का रखना है। अब हम इस सेक्शनल को अगर हम ऐड करें, 11 + 9 20 30 50, ये आता है हमारा 50, और हमने टारगेट स्कोर रखा है लगभग 140 टू 50। ये जो गैप है दोनों का, लगभग 90 टू 100 मार्क्स का, वो कहाँ से लाएं? वो वहां से लाएं जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो 40 क्वेश्चंस में। यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी न्यूज़पेपर पढ़ने, मैं बहुत ज्यादा जोर देती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने पे, लेकिन यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, और जनरल अवेयरनेस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगी हमारे आई एग्जाम भी वेबसाइट पे आपको वीकली बीपीडिया, मंथली बीपीडिया मिल जाएगा, क्विजेस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे,
सेक्शन टेस्ट्स हैं और आपके करंट अफेयर क्विजेस होंगे, वो काफी होंगे। अगर आप उनको सिंसियरली डिलीजेंटली फॉलो कर लेते हो तो इस 40 में कम से कम 35 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं जा रहा। लेकिन आप उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से फॉलो करें और बार बार पढ़ें, ताकि वहां पे विथ ऑप्शंस आपको याद आ जाए, है ना। एक बार पढ़ने से नहीं होगा। सो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सो अगर आपने यहाँ जो हमने टारगेट रखा है उसमें से 35 मार्क्स यहाँ लेके आ गए, और रीजनिंग में समझ लो 40 में रीजनिंग और क्वांट आपका अच्छा होना चाहिए, और इस पे मेहनत भी आपको करनी चाहिए क्योंकि आपने प्री क्लियर किया है। दैट मीन्स कि ये दोनों पे आपकी पकड़ है, आप इसको और मजबूत बना सकते हो। सो यहाँ पे अगर 30-30 भी आपके सही हो गए तो लगभग लगभग, क्योंकि वेटेज ज्यादा है, 36, 37, 37.5, 36, 37 ही रख लेते हैं, इतने आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अब बचा इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। तो अगर इंग्लिश आपको नहीं पसंद है, आप हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे। जिन्हें हिंदी में पकड़ नहीं है वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज चूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप लेके आ जाते हो 30 मार्क्स भी, तो लगभग लगभग आप अपने इस रेंज के पास पहुंच गए। और अभी कंप्यूटर के 20 मार्क्स में आप अगर 10 ले आए हो तो लगभग लगभग आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसमें कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन इस तरह से आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। साथ ही साथ कहीं पे ये भी सुकून है कि हमने हाईएस्ट जिस स्टेट का था वो रखा था, प्लस उसमें भी थोड़ा सा हमने बढ़ा के रखा है रेंज। सो थोड़ा सा मार्जिन हमने रखा है कि कहीं कुछ भूल हो गई, कुछ केयरलेस मिस्टेक हो गए, तो वो सारा लेकर के हम चल रहे हैं। सो इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि अगर थोड़ी गलती हो गई तो क्या होगा। सो वो सुकून हमारे पास होगा और आप ये स्कोर लेके चलें। अब हम देखते हैं पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अगर हम प्री की बात करें तो रीजनिंग में पजल 50% से भी ज्यादा थे। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स 5, डायरेक्शन 2, ब्लड रिलेशन 4, ऑर्डर रैंकिंग 2-3, अल्फा न्यूमेरिक 2-3। आने वाले दिनों में हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाएंगे। क्वांट की ऑलरेडी है आरआरबी में, क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें। इसी तरह से रीजनिंग और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ताकि सब्जेक्ट वाइज हम फोकस कर सके कि कौन से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, कितना कितना टाइम लगाना है, वो सारा डिटेल में हम उन वीडियोस में चर्चा करेंगे, जहां पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करेंगे एक वीडियो में। सिमिलरली क्वांट में DI 13 to 15, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, सीरीज 5, अप्रोक्सीमेशन 4, 10 to 12 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के थे। और ये सारे क्वेश्चन मोस्टली 70% जो क्वेश्चन थे इजी थे और रेस्ट मॉडरेट लेवल के थे। सो क्वेश्चंस बहुत इजी थे। ध्यान ये रखना है, इस बार भी यही संभावना है, ध्यान ये रखना है कि आपका आंसर एक्यूरेट हो, कहीं गलती ना हो। मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं मेन एग्जामिनेशन की। मेन में क्वांट में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। सो आपने देखा क्वेश्चन का जो प्रकार है वो बदल गया। प्री में मोस्टली आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी मोस्टली जो कैलकुलेशन बेस्ड थे। यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़े से लेवल हाई हो जाएगा। हालांकि आप देख सक रहे हैं कि डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे भी मॉडरेट या इजी मॉडरेट क्वेश्चंस ही हैं। सो यहाँ पे भी डुएबल थे। जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पे एक लेवल हाइयर होंगे प्री से। सो ये मेन का। हिंदी लैंग्वेज आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य में त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य वर्गीकरण, अनुच्छेद, पर्यायवाची और मिसलेनियस क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 10 to 12 इजी मॉडरेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन 5, क्लोज टेस्ट 5 to 8, वर्ड यूसेज 3 to 5, मैच द कॉलम 5 क्वेश्चंस थे। ये नए तरह के आजकल मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप हिंदी लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करते, इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज के लिए भी हम अलग से वीडियोस देखेंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी यूजफुल वीडियोस आपको आरआरबी पीओ के लिए मिलते रहेंगे। रीजनिंग की बात करें मेंस एग्जाम के लिए तो अगेन आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल 16 to 20,
सो इस पे खास ध्यान देना पड़ेगा। इन इक्वलिटी 4 to 5, सिलॉग्स अगेन 3 to 5 एंड मशीन इनपुट आउटपुट 5। सो मशीन इनपुट आउटपुट और इन इक्वलिटी आपके प्री में नहीं आए थे, वहां पे डायरेक्शन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। और लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे 5 है, मशीन इनपुट 2 बार आ गया, मशीन इनपुट 5। लॉजिकल रीजनिंग के 5 to 8 क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पे कि कोर्सेज ऑफ एक्शन ये वाले क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शन सेंस 3 to 5। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इजी टू मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस ही थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। लेकिन अगेन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आंसर्स करेक्ट हों। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जनरेशन ऑफ ENIAC, नेम द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम, फोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, इस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे और इसका वेटेज भी कम है। सो 40 क्वेश्चंस में 20 मार्क्स है। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम जीए की बात करते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, 30 क्वेश्चंस जो थे करंट अफेयर्स थे। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन थे। बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थे। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर सही तरीके से जिसने भी तैयारी की होगी, वो आराम से 30+ आंसर्स उनके सही होंगे। सो आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। और आपको पता ही है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्वार्टर्स हेड्स पूछ देते हैं इस तरह की चीज़ें। उस 6 महीने में जितने भी डेज होंगे, जितने लोगों की भी डेथ हुई होगी, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और जो हमारा जीए का वीडियो होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जनरल अवेयरनेस में 35+ क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके मेंस के स्कोर को बढ़ा सकता है, क्योंकि मेंस का स्कोर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज आपका बहुत कम है। सो आई होप कि आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा, एक अंदाज़ा मिल गया होगा, और आप इसके बेसिस पे अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपना रूटीन बना सकते हैं और उसको डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो कर सकते हैं। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने आपको बता दिया और आप क्लियर कर लेंगे। सो हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है उसको समझ के उसको अप्लाई करना और उस हिसाब से आगे बढ़ना, डिसिप्लिन वे में तैयारी करना, वो सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन हॉल में जाके परफॉर्म भी आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहते हैं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आई एग्जाम भी से अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। और इसके पीछे रीजंस हैं, विदाउट रीजन मैं नहीं बोल रही हूँ। आई एग्जाम भी में जो आपकी फैकल्टी है, 90% जो फैकल्टी है उन्होंने खुद बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, बैंक में काम करके, और अभी वो सिर्फ और सिर्फ आई एग्जाम भी के साथ हैं। सो दो तरह से आपको फायदा मिलता है। पहला कि चूंकि उन्होंने वो एग्जाम क्लियर किया हुआ है, उनको वो सारी बातें पता है जो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जरूरी होती हैं, और इसीलिए वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। उनका जो गाइडेंस होता है वो आपके सिलेक्शन में मदद करता है। और दूसरी, उनका पूरा फोकस आई एग्जाम भी में ही है। सो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। सो शॉर्ट वीडियोस कवरिंग द होल सिलेबस, और उसके साथ CCQs। हर वीडियो के बाद आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस, जिससे पता चल जाता है आपको कि आपको वो वीडियो में जो समझाया गया वो क्लियर हुआ कि नहीं। अगर कुछ डाउट है, हर दिन लाइव सेशंस होती हैं जहां फैकल्टी से आप मिल सकते हो, ऑडियो और विजुअल दोनों। मतलब फैकल्टी आपसे बात कर सकती है, आप कर सकते हो, आप भी फैकल्टी को देख सकते हो, फैकल्टी भी आपको देख सकती है। सो ये बहुत हद तक एक ऑफलाइन क्लासेस जैसा माहौल बन जाता है। प्रैक्टिस टेस्ट फॉर ऑफिस असिस्टेंट, साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी में आपका ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी भी हो जाती है। सेम पैटर्न है, सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट में क्या है, इंटरव्यू नहीं होता है। सो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इससे इस मामले में भी ये इजी हो जाता है। सो आपको हम जो कोर्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें ये दोनों चीजें रहेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट फॉर ऑफिसर स्केल 1, इसीलिए जो मॉक टेस्ट हैं वो दोनों ऑफिस असिस्टेंट के लिए और स्केल 1 के लिए अलग अलग होंगे। दोनों आपको मुहैया कराए जाएंगे क्योंकि लेवल का फर्क होगा क्वेश्चंस में। सिलेबस सेम है, एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क होगा। इसीलिए आपको
जो हम मॉक टेस्ट देंगे वो दोनों के अलग अलग देंगे। सेक्शन टेस्ट होंगे, चैप्टर टेस्ट होंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा स्टडी हाइव सेशन शुरू किए हमने, जिसमें हम स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में हम डायरेक्ट करते हैं कि आपको क्या डिस्कस करना है, किस बारे में बात करनी है, कौन सा टेस्ट लिखना है, और आपस में आप स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हो वहाँ पे काफ़ी कुछ। सो ये भी आपकी तैयारी में काफ़ी कुछ मदद करता है। सो आई होप कि अब आपको जानकारी की जहां तक बात है पूरी मिल गई होगी। अब आप यहाँ वहां जाके बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो ना देखें, क्योंकि कई बार आप उन स्ट्रैटेजी वीडियोस देख देख के भी टाइम वेस्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बेसिस पे आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं। गाइडेंस चाहते हैं, आई एग्जाम भी से संपर्क करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसी तरह के यूजफुल वीडियोस यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।